दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस का महा मैराथन क्लास का सेट नंबर 2। इससे पहले मैंने आप लोगों को सेट 1 बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को बताया था। और जो भी आप में से स्टूडेंट्स है जो हमारे लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जा करके आप अच्छी तरह से हमारे लेक्चर को कंप्लीटली देख सकते हैं। ये 2 लेक्चर आपके पॉलिटिकल साइंस को पूरा दिमाग मेरे दोस्तों अगर आप सही तरीके से दिमाग में बैठा ले तो इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगी। बाकी जो मैं सब्जेक्टिव बता रहा हूँ वो सब आपको देखना है। देखिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन को देखते ही मेरे भाई आप लोग चौंक जाएंगे। आपसे पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा कौन। तो मेरे दोस्तों आंख बंद करके आपको लगाना है क्या। आप लोग 90% स्टूडेंट बोलेंगे सर लॉर्ड माउंटबेटन। नहीं मेरे भाई, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा कौन, राजगोपालाचार्य। थोड़ा सा सुन लीजिएगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो मेरे दोस्तों आपको बताना है क्या, याद रखिए तब बताना लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो आपको बताना है मेरे दोस्तों, इसका अलग आंसर हो जाएगी। ठीक है, तब आपको क्वेश्चन अलग आंसर होगा, तब आपका आंसर यहाँ पे अलग हो जाएगी। यहाँ पे आपको याद रखना है मेरे शेर सैन्य राजगोपालाचार्य। ठीक है, अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो राजगोपालाचार्य आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूँ। सर कंफ्यूजन नहीं होना भाई, अभी लॉर्ड माउंटबेटन कहाँ पे होगा मैं बताऊंगा, डोंट वरी उसके लिए। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, भारत में प्रथम आम चुनाव कब कराया गया। तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो कराए गए थे वो हमारा 1952 को, याद रखेगा। चुनाव कब करवाए गए थे तो बताएंगे सर 1957 को। प्रथम आम चुनाव कब करवाया गया था तो बताएंगे सर 1952 को। और द्वितीय आम चुनाव कब करवाया गया था तो बताएंगे सर 1957 को। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता, भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता कब हुआ था 1954 को। इस चीज को भी याद रखिएगा, भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था, जो आपको याद रखना होगा मेरे दोस्तों। पंचशील समझौता कब हुई थी तो बात करेंगे सर हमारा 1954 को। इस चीज को याद रखिएगा। अब आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन था। अब आपका टॉपिक पूरी तरह से मेरे दोस्तों बदल गया है कि भारत का विधि मंत्री कौन थे। याद रखिएगा मेरे शेरों सैनियों, विधि मंत्री आपके पेपर में आएगा ही आएगा। तो आपसे पूछे प्रारूप समिति का अध्यक्ष या आपसे पूछे विधि समिति का अध्यक्ष, आपको आंख बंद कर बताना है क्या मेरे दोस्तों, बी आर अम्बेडकर। क्या बताना है, बी आर अम्बेडकर। आपको आंख बंद करके बताना है। ठीक है, आंख बंद करके आपको बताना है बी आर अम्बेडकर। ठीक है ना, चाहे आपसे विधि मंत्री पूछे, चाहे आपसे मेरे दोस्तों याद रखिएगा प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछे। अगला है सर, किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया गया था। देखिए हम सभी को पता है मेरे दोस्तों, जब हमारे देश आजाद नहीं हुई थी उस समय हमारे सभी लोग दुनिया में नहीं बोल सकता हूं, भारत और पाकिस्तान के सभी लोग आपस में मिलजुल कर मेरे दोस्तों हमारे देश को आजाद कराने में लगे हुए थे। लेकिन 1946 जैसे आता है और मोहम्मद अली जिन्ना कहता है कि हमें अलग देश की मांग चाहिए, तो उस समय हमारे देश का विभाजन हो जाता है ना। तो वही आपसे पूछ रहा है कि किस प्रस्ताव द्वारा हमारे देश का विभाजन हुआ था तो माउंटबेटन योजना। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कौन सी योजना, माउंटबेटन योजना 1946। माउंटबेटन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। हम सभी को पता है मेरे भाई कि भारत एक ऐसी देश है जहां पे अलग अलग जाति, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चरल को मानने वाले लोग हैं। लेकिन मेरे दोस्तों इतने सारे विविधता होने के बावजूद भी भारत एक क्या है, एकता है। आखिर ये स्टेटमेंट देने वाला कौन था मेरे दोस्तों तो बताएंगे सर जवाहरलाल नेहरू। एक्चुअली दिया था मेरे दोस्तों ये महात्मा गांधी ने, इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन ये महात्मा गांधी ने सिर्फ कहा था, लेकिन मेरे दोस्तों ये उपदेश जो देने वाला था हमारा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, लेकिन मेरे भाई आप महात्मा गांधी ही लगाइएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एक बार क्वेश्चन 2019 के पेपर में पूछा गया था और उस समय महात्मा गांधी ही ऑप्शन था। उस समय मेरे दोस्तों महात्मा गांधी के ही ऑप्शन को चूज किया था। तो भारत विविधता में एकता है, ये स्टेटमेंट देने वाला कौन था तो आंखें बंद करके याद रखिएगा कौन हो जाएगा मेरे शेर सरियों तो बताएंगे सर महात्मा गांधी। याद रखिएगा ये महात्मा गांधी का आंसर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2019 के पेपर में पूछा गया था और उस समय महात्मा गांधी के आंसर को ही चयन किए थे। स्वतंत्रता पश्चात की देशी रियासतें थी भाई, स्वतंत्रता के बाद भी भारत का सभी शहर जो है भारत में शामिल नहीं था। लेकिन मेरे दोस्तों शामिल कौन था भाई, कौन नहीं शामिल था तो बताएंगे सर हैदराबाद और जूनागढ़। दो ऐसा शहर था जो दो ऐसा देशी रियासतें थी, दो ऐसी देशी रियासतें थी जो मेरे दोस्तों हमारे भारत के साथ शामिल नहीं था। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आदेश देता है, बीपी मेनन, नाम याद रखिएगा किनका, बीपी मेनन, और एक का नाम था हमारा लाल बहादुर शास्त्री। याद रखेगा
सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी, आई एम रियली सॉरी भाई, अटल बिहारी वाजपेयी। लाल बहादुर शास्त्री, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। और हमारा याद रखना है कौन मेरे दोस्तों, बीपी मेनन। तो दोनों को मिलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू भेजते हैं और यहाँ के नवाब और यहाँ के नवाब को मेरे दोस्तों क्या करते हैं, भारत में मिला लिया जाता है। अगला है सर, आजादी के समय जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? तो बताएंगे सर, जम्मू कश्मीर पूरी मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन वहां के राजा हिंदू थे भाई। उसका नाम तो क्या, हरि सिंह। जम्मू कश्मीर को कौन से धारा, सॉरी कौन सा अनुच्छेद में बताया गया? तो अनुच्छेद नंबर 370। इस बात को याद रखेगा, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद नंबर 370 याद रखेगा, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, स्वतंत्रता। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो बताएंगे सर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे मेरे दोस्तों? तो याद रखिएगा, चिल्ला चिल्ला के मैंने आप लोगों को बताया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? तो बताएंगे सर, लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। मैंने एक क्वेश्चन अभी गलत बताया था भाई, ये जो मैंने डिफिनेशन दिया था ना यहाँ पे हाँ ये क्वेश्चन, यहाँ पे बीपी मेनन, बीपी मेनन, मेनन और मेरे सरदार पटेल, याद रखेगा। एक था हमारा कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोनों व्यक्ति मिलकर मेरे दोस्तों हमारा जूनागढ़ और हमारे हैदराबाद जाते हैं, वहां के नवाब को समझाते हैं, बुझाते हैं, फिर जाकर मेरे दोस्तों क्या होता है, हमारा देश में वो लोग विलय कर लेते हैं। इसलिए उन्हें लौह पुरुष कहा गया। कभी पूछा जाएगा ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा गया? तो बताइएगा कि जब हमारे देश आजाद हुई थी उस समय दो देशी रियासतें थी, एक हमारा जूनागढ़, एक हमारा हैदराबाद। तो उन शहरों को अपने देश में मिलाने के लिए जो मेहनत किए थे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी के नाम पे उनको उपाधि मिला। क्या बताएंगे सर? लाल बहादुर शास्त्री को, हमारा सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे भाई? अब क्वेश्चन नंबर 10 आ गया सर, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम, सॉरी भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे मेरे भाई? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या हो जाएगा, हमारा उप प्रधानमंत्री। और शाम के 6:30 बजे क्लास होगी, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? जब हमारे देश आजाद हो गई थी उस समय एक शिक्षा मंत्री बनाया गया था भाई। आखिर शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया था मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया? तो बताएंगे सर, शिक्षा मंत्री बनाया गया था हमें मौलाना आजाद को, अबुल कलाम आजाद को। आते हैं सर अगला क्वेश्चन में, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका मतलब होता है कि वह भारत का कौन सा राज्य है जो आजादी के बाद भाषाई आधार पर, भाषाई आधारित पर गठित पहला राज्य था? तो बताएंगे सर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, कौन सा देश में राज्य मेरे भाई? आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा, कौन सा भाषा? तेलुगु भाषा, याद रखिएगा, तेलुगु भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य है जिसको मान्यता प्रदान किया गया था। उस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे मेरे दोस्तों? तो फजल अली, फजल अली, याद रखिएगा, कौन सा अली? फजल अली, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा कि आखिर कब हुआ था? तो बताएंगे सर 1953 को। कब होती है मेरे भाई? 1953 को, याद रखिए, कब होती है मेरे दोस्तों? 1953 को। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष तो न्यायमूर्ति फजल अली। अभी मैंने जस्ट बताया, न्यायमूर्ति फजल अली, इस चीज को याद रखिएगा, कौन हुए भाई? तो न्यायमूर्ति फजल अली। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में भाग कितना है वर्तमान समय में, तो 25 बताना है। अगर आपसे पूछा जाएगा अनुच्छेद, मेरा बात को चुपचाप से सुनते रहिएगा, अनुच्छेद, अनुच्छेद। अगर आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल की संख्या, तो 395 प्लस बताना है। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा, याद रखिए, अनुसूची की संख्या, क्या मेरे शेर सुनिए, अनुसूची की संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो बताएंगे सर हमारा 12, ठीक है। तो इसी तरह से आपसे पूछा गया कि संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया? भारत में भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख किया गया मेरे दोस्तों? तो 8वीं अनुसूची में, याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख किया गया। 11वीं अनुसूची में क्या बताया गया सर? और 11वीं के बाद 12वीं अनुसूची में क्या बताएगा, नोट कीजिएगा। 11वीं अनुसूची में पंचायत राज्य व्यवस्था के बारे में बात किया है, पंचायत
यति पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। और 12वीं अनुसूची में बताया गया क्या मेरे भाई, नगर पालिका के बारे में, नगर पालिका के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, नगर पालिका के बारे में। मैं डिफिनेशन इसलिए दे रहा हूं मेरे भाई ताकि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे भी आए छोड़ कर ना आए आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान ने किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया? तो हम सभी को पता है सर, हिंदी भाषा को भारत ने अपना राज्य भाषा का दर्जा दिया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? तो बताएंगे सर आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, किसका, कौन सा प्रदेश? आंध्र प्रदेश। मैं फिर से कह रहा हूं कि शाम के 6:30 बजे मुलाकात कीजिएगा हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? तो बताएंगे सर तेलुगु भाषा से। याद रखिएगा, तेलुगु भाषा से। इस चीज को याद रखिएगा। मलयालम कहाँ का भाषा है? केरल का। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कहाँ का? केरल का। तमिल कहाँ का भाई? तमिलनाडु का, तमिलनाडु का। कन्नड़ कहाँ भाई? कर्नाटक का, कर्नाटक। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मलयालम किस राज्य में बोला जाता है? मलयालम जो भाषा है आखिर कौन से राज्य में बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं जो हम सभी को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगला है सर, गोवा भारत का संघ कब राज्य हुआ? मेरे भाई आप सभी को बता दे चलो, ये भारत का क्या है? हमारा मैप है भाई, और इस छोटा सा जगह पे हमारा गोवा है। पता है मेरे दोस्त, गोवा भारत का राज्य सबसे बाद में बना। पता है? नहीं पता तो जानकारी प्राप्त कर लीजिए मेरे दोस्तों। गोवा एक ऐसी राज्य मेरे दोस्तों जो सबसे बाद में इसका विलय होती है। देखिए भारत, देखिए मेरे भाई 1961 में हमारा गोवा पूरी तरह से आजाद हो जाती है। किसके साथ? पुर्तगाल के साथ, पुर्तगाल के साथ। लेकिन मेरे दोस्तों अब गोवा के लोगों से पूछा गया, क्या आप लोग स्वतंत्र राज्य में रहना चाहते हो या महाराष्ट्र के साथ मिलना चाहते हो? सॉरी, महाराष्ट्र के लोगों ने कहा बोले नहीं, मुझे महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र यहाँ पे मुंबई है ना भाई, इस तरह से मुंबई है। तो मुंबई के लोगों ने कहा क्या आप हमारे राज्य में मिलना चाहते हैं या स्वतंत्र राज्य चाहते हैं? तो वहां के लोगों ने कहा मुझे स्वतंत्र चाहिए। इसलिए उनको कब शामिल किया गया? 1987 को। कब शामिल किया गया था मेरे दोस्तों? 1987 को पूरी तरह से शामिल कर दिया गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, धारा 370 का संबंध आखिर किससे है? तो बताएंगे सर धारा 370 का जो संबंध है वो हमारा जम्मू कश्मीर से है। किससे मेरे भाई? जम्मू एंड कश्मीर से है। अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है? खतरनाक क्वेश्चन, ये पिछले कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं, और अभी पैसेंस बना के रखिएगा। मैं ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी बताऊंगा, थोड़ा सा पैसेंस बना के रखिएगा। अगर जीवन में धारी है तो बने रहिए, नहीं तो गेट आउट। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है? तो बताएंगे सर हमारा, याद रखेगा, जम्मू कश्मीर। एक क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, लिट्टे, LITTE, लिट्टे नामक आतंकवादी संगठन कहां का है? तो श्रीलंका का। याद रखेगा, लिट्टे नामक आतंकवादी संगठन कहां का है मेरे भाई? तो बताएंगे सर वो कहां का है? तो बताएंगे सर वो हमारा लिट्टे नामक आतंकवादी संगठन कहां है? श्रीलंका का। इस चीज को याद रखेगा। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हमारा A.O. ह्यूम था। कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को। अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्तों कि A.O. ह्यूम का पूरा नाम क्या है, तो बताएंगे सर ऑक्टेवियन ह्यूम। मैं इसका पूरा नाम इसलिए बता रहा हूं कि मेरे दोस्तों एक बार एग्जाम में यहाँ पे पूछ लिया गया है, इसलिए मैं चाह रहा हूं मेरे भाई कि क्वेश्चन कहीं से भी आए छोड़ कर नहीं आना है। ठीक है, क्योंकि बार बार एग्जाम नहीं देना हम लोग को। एग्जाम हमें सिर्फ एक ही बार देना है, बार बार ऐसा नहीं है कि फिर से हम लोग एग्जाम देंगे, ऐसा तो कभी नहीं है भाई, है ना? इस चीज को याद रखिएगा। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? अभी मैंने जस्ट बताया 1885 में। पूरा याद रखिएगा, 28 दिसंबर। अगला है सर क्वेश्चन पे, भारतीय अच्छी एक बात और याद रखिएगा, कांग्रेस पार्टी कब टूट जाती है? 1959 में, सॉरी 1969 में। 1969 में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से टूट जाती है। आखिर क्यों टूटती है, इसके बारे में क्वेश्चन आती है 5 मार्क्स का, कि 1969 में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से टूट जाती है। आखिर क्या कारण है जिसके कारण कांग्रेस पार्टी टूट गई थी? ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए सर, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया? तो भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को आखिर कौन सी श्रेणी में रखा गया मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर वो हमारा था बहुदलीय में। कहां पे? बहुदलीय में रखा गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? अब हमारा 1967 तक, ठीक है, 1967 तक किस प्रकार का दलीय व्यवस्था थी मेरे दोस्तों? याद रखिएगा, एकल आधिपत्य दल व्यवस्था, मतलब एक दलीय व्यवस्था। किसका?
कांग्रेस का। किसका मेरे भाई? कांग्रेस का। इस चीज को याद रखिए, किसका? एक दलीय व्यवस्था थी कांग्रेस पार्टी का। कौन सा पार्टी का? कांग्रेस पार्टी का। अगला, वर्तमान में भारत में कौन सी दल व्यवस्था मौजूद है? अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं तो कौन सी दल व्यवस्था मौजूद है? बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस पर होती है? अब क्वेश्चन देखिए 26, क्वेश्चन पूरी तरह से पलट गया मेरे भाई। क्वेश्चन पूरी तरह से क्या हो गया मेरे भाई? 26 में पूरी तरह से पलट गई कि भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस पर होती है? भारत का चुनाव आयोग का। भारत के चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन आती है सर, चुनाव चिन्ह को कौन निर्धारित करती है? हमारा निर्वाचन आयोग। चुनाव चिन्ह होता है भाई, लालटेन छाप, गुलेन छाप, जो भी होती है, निर्वाचन आयोग। एक क्वेश्चन और आती है सर कि अगर चुनाव चिन्ह से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन है? निर्वाचन आयोग। ठीक। अगला, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में आखिर चुनाव आयोग का गठन कब हुई थी मेरे दोस्तों? तो याद रखिएगा, चुनाव आयोग का गठन होता है 1950 में। जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? अभी मैंने जस्ट बताया कि 1952 में हमारा प्रथम आम चुनाव होती है और 1957 को हमारा क्या होती है? द्वितीय आम चुनाव होता है। क्या होता है मेरे भाई? द्वितीय आम चुनाव होती है। तो क्या हो जाएगा? 1957। इन ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। 1952 के पहले आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ किसके लिए भी चुनाव कराया गया था? हम सभी को पता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, आपका 1952 में हमारा लोकसभा का चुनाव होता है। किसका मेरे भाई? 1952 में हमारा भारत का पहला चुनाव होती है। और मेरे शेर सर, इस चुनाव में जो है हमारा लोकसभा के साथ साथ हमारा राज्य विधानसभा का भी चुनाव कराया जाता है। किसका मेरे भाई? राज्य विधानसभा का भी चुनाव कराया जाता है। अगला क्वेश्चन पे आइए सर। एक बात और याद रखिएगा मेरे दोस्तों, राज्यसभा लोकसभा के बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा। राष्ट्रपति मेरे दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो हमारा कितना है? 5 साल है। इस चीज को याद रखिएगा। कितने साल का? 5 साल का। उम्र है भाई 35 साल। उम्र कितना है भाई? 35 साल। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा मेरे भाई, राज्यसभा का सदस्य की संख्या अगर आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में तो 552 आपको अधिकतम बताना है, पर वर्तमान समय में कितना है? 545। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, सॉरी मैं तुम्हें लोकसभा का बता दिया हूं। सॉरी भाई, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250। वर्तमान समय में कितना है मेरे भाई? 245। ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा जो है मेरे दोस्तों, राज्यसभा जो है इसे हम लोग अस्थायी सदन कहते हैं। क्या? अस्थायी सदन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? अस्थायी सदन के नाम से हम लोग जानते हैं। और लोकसभा को हम लोग अस्थायी सदन के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा आप लोग मेरे दोस्तों इस सब पॉइंट को आप थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसलिए बता रहा हूं मेरे भाई क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगी। एक तरफ लिखिएगा मेरे भाई लोकसभा, सारा क्वेश्चन को पोस्टमार्टम कर रहा हूं। लोकसभा एक तरफ लिखेगा, राज्यसभा याद रखेगा। अगर पहला पॉइंट की अगर हम लोग बात करते मेरे भाई तो सबसे पहले उम्र, लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो इसका उम्र कितना होना चाहिए भाई? इसका उम्र अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई तो बताइए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए हमारा 25 वर्ष का होना अति आवश्यक है। कितना मेरे भाई? 25 वर्ष का होना चाहिए। अगर राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुझे राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए मेरे भाई आपको उम्र होना चाहिए 30 वर्ष का। कितना? 30 वर्ष का होना चाहिए। अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 2 में कार्यकाल, अगर मैं पॉइंट नंबर 2 में बात करूं कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। किसका? लोकसभा का। राज्यसभा का अगर कार्यकाल की बात करो, कार्यकाल की बात करो मेरे भाई तो कार्यकाल इसका होता है मेरे भाई 6 वर्ष का। कितना? 6 ईयर्स का। अगर आपसे तीसरा पॉइंट पे पूछूंगा, बताइए अधिकतम सीट कितने मेरे भाई इसमें? तो अधिकतम सीट हमारा 550 है। ठीक है, 552 सॉरी भाई 552। अगर इसमें अधिकतम सीट पूछा जाएगा, अधिकतम सीट पूछा जाएगा तो बताएंगे सर 250। ठीक है, कितना मेरे भाई? 250। अगर आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में सीट कितना है, वर्तमान में सीट की संख्या पूछा जाएगा मेरे दोस्तों तो बताना आपको 245। कितना? 245। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में कितना है भाई इसमें हमारा, अरे क्या मैं बोल रहा भाई, 545, इसमें वर्तमान में पूछा जाएगा तो बताएंगे सर 245 वर्तमान। ठीक है, वर्तमान। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए मेरे भाई कि बताइए, एक क्वेश्चन मैं बताता हूं मेरे दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं अस्थायी सदन। अस्थायी सदन, याद रखिए। क्या मेरे भाई?
अस्थाई सदन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? अस्थाई सदन। याद रखिए, सदन सदन याद रखना है। इसको हम लोग बोलते हैं अस्थाई सदन, इसको मैं बोलते हैं क्या? अस्थाई, अस्थाई सदन, इसको अस्थाई सदन। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा मेरे भाई, मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे एंग्लो इंडियन इसमें कितना मेरे भाई? तो एंग्लो इंडियन की संख्या इसमें 2 होती है, ठीक है, जो राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अगर इसमें पूछा जाएगा तो इसमें बताएंगे सर 12 एंग्लो इंडियन होता है जो हमारा राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव किए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा लोकसभा का मेंबर कौन होता है मेरे भाई? लोकसभा का मेंबर का मतलब लोकसभा का एक अध्यक्ष होती है ना भाई, 545 में से तो कोई होगा, तो इसका अध्यक्ष होता है मेरे दोस्तों, लोकसभा के स्वयं अध्यक्ष होता है। लेकिन राज्यसभा का पूछा जाएगा तो उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पूछा जाएगा तो उपराष्ट्रपति। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा का, अगर आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा में, याद रखिए कौन सा अनुच्छेद में बताएगा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 में। और मेरे भाई इसमें कितना बताएगा? 80 में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि संसद, याद रखिएगा क्या मेरे भाई? संसद, संसद, पार्लियामेंट कितना, कौन सा अनुच्छेद में मेरे भाई? तो 70 90 में। पार्लियामेंट कौन सा अनुच्छेद में मेरे भाई? 70 19 में। और मेरे भाई संसद के कितने अंग होती है? 3 अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 3 अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा राज्यसभा को बुलाने का कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रपति करती है। लोकसभा और राज्यसभा को बुलाने का काम कौन करता है? तो राष्ट्रपति करती है। इस चीज को याद रखिएगा, इतना डिफिनेशन दे रहा हूं कि आपका फ्यूचर में भी काम आएगी, ठीक है। अब कल जाकर एग्जाम में बैठेंगे, बोलेंगे सर नहीं आया, क्यों बताएं? याद रखिएगा मार्क्स का वैल्यू नहीं होता जीवन में, आपके अंदर में कितनी नॉलेज है ये देखा जाता है। चलिए सर, इतना सारा चीज को मैंने बेहतर तरीके से बताया अपने तरफ से भाई। अब आइए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलता भाई, थक जा रहा भाई, लेकिन डोंट वरी, फिकर नहीं भाई। क्वेश्चन है कि 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा एक्चुअली कांग्रेस पार्टी का रहा था। किसका रहा मेरे भाई? इसमें कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा। लेकिन मेरे दोस्त याद रखिएगा इसमें क्या होगा? जनता विधानसभा, सॉरी, याद रखिएगा इसमें जो रहा था वो हमारा राज्यसभा का। एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये सब एक भी ऑप्शन नहीं रहेगा। हाँ ये ऑप्शन रहेगा बीजेपी, जनता पार्टी, उसके बाद मेरे दोस्त एक रहेगा कांग्रेस, तो आपको कांग्रेस बताना, ठीक है। चलिए सर, अब क्वेश्चन पे नेक्स्ट की ओर चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? एक बार आप लोग सारे स्टूडेंट्स कमेंट करें, एक बार सारे स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट करें, क्या मैं जो चीज आप लोगों को बता रहा हूं सारा वो चीज आप लोगों को पूरा कंप्लीटली समझ में आ रही है नहीं? एक बार अपनी व्यवस्था है ना मेरे भाई, ये हमारा साम्यवादी विचारधारा पर आधारित है। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, एक क्वेश्चन और याद रखना मेरे दोस्तों ताबड़तोड़ तरीके से, कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो बताएंगे सर भारत की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से मेरे दोस्तों क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था क्या है मेरे दोस्तों? पूरी तरह से आपको बताना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। किस पर आधारित है मेरे भाई? तो बताएंगे सर मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित। इस चीज को याद रखिएगा, भूलेगा नहीं भाई। आइए सर, अगला क्वेश्चन है सर, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, जैसे मैंने दोस्तों आप लोगों को अभी बताया था योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब होती है? 1950 को। और इसी का नाम मोदी सरकार ने चेंज करके रख दिया, क्या? नीति आयोग। और नीति आयोग का गठन होती है 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा योजना आयोग हो या नीति आयोग हो, आखिर इसका अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग पूछे या नीति आयोग पूछे, इसका अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्तों तो बताना देश का प्रधानमंत्री। योजना आयोग पूछे या नीति आयोग पूछे, इसका आपको अध्यक्ष बताना है, क्या मेरे दोस्तों? याद रखिएगा, भूलेगा नहीं भाई, कोई भी स्टूडेंट्स क्या करेंगे? भूलना नहीं है। नीति आयोग पूछे या योजना आयोग पूछे, इसका अध्यक्ष जो होती है हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है। तो आपसे पूछा गया राष्ट्रीय विकास परिषद, आप क्वेश्चन में राष्ट्रीय विकास परिषद हमारा 1955 में होता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद कब होती है मेरे भाई? 1955 में होती है, इस चीज को याद रखिएगा। अगला से राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष होता है मेरे दोस्तों प्रधानमंत्री। आपसे नीति आयोग पूछे, योजना आयोग पूछे, कोई भी अध्यक्ष पूछे मेरे दोस्तों, आपको याद रखना है क्या मेरे शेर सैनियों? तो बात करेंगे सर, याद रखिएगा वो हमारा हो जाएगा देश का प्रधानमंत्री। मुझे पूरा उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोगों को बहुत ही सुंदर तरीके से सारे चीज को आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए सर, राष्ट्रीय विकास परिषद, विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के जो सदस्य होते हैं वो हमारा राज्यसभा के मुख्य, राज्य के सभी मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य होते हैं, मंत्रिमंडल होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगा सर? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा शेर सैनियों? ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप क्या था भाई?
थोड़ा सा वेट कीजिए मेरे भाई। दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में दोस्तों रगड़ करके आपसे पूछा गया है क्या मेरे भाई? दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में क्या पूछा गया? रगड़ करके पूछा गया। और हम सभी को दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में आप लोगों को मेरे दोस्तों मैंने तबड़तोड़ तरीके से बताया भी था कि आखिर दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। ये सब क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैं पहले आप लोगों को क्या किया हूं, बताया हूं, इस चीज को याद रखिएगा। तो आइए सर, हमारा दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा सा बाद में जानते हैं, सुनिएगा। पहला पंचवर्षीय योजना हमारा होता है 1951 से लेकर 1956 के बीच। दूसरा पंचवर्षीय योजना हमारा 1956 से 1961 के बीच में। तीसरा पंचवर्षीय योजना होता है मेरे दोस्तों 1961 से 1966 के बीच में। इसके बाद हमारे देश में कुछ आर्थिक स्थिति, आर्थिक गड़बड़ी आ जाती है, जिसके कारण मेरे दोस्तों हमारे देश में पंचवर्षीय योजना नहीं चल पाई थी। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जहां पे हमारे इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। सबसे पहले तो बात याद रखिएगा कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, सॉरी इंदिरा गांधी ने। और आपसे पूछ लिया जाएगा कि आखिर इंदिरा गांधी ने किस पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो बताएंगे सर पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, कौन सी योजना मेरे भाई? पांचवी पंचवर्षीय योजना, भूलना नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमारे पीवी महालनोबिस। ये हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमारा आधारित है किस, कौन सा मॉडल पर? मॉडल के नाम याद रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, मॉडल का नाम याद रखिएगा, पीवी महालनोबिस। पहला, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? महालनोबिस। पहली पंचवर्षीय योजना कौन सा मॉडल पर आधारित था? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। पहली पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित था? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थे। कौन सा मॉडल पर? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थे। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा मेरे भाई कि कौन सा पंचवर्षीय योजना के तहत हमारा हमारा दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट और भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना होती है? तो बताएंगे सर वो होगा हमारा कौन? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इतना डिफिनेशन दे रहा हूं मेरे भाई, सुनिए पहले। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन यहाँ पे छपा हुआ वही क्वेश्चन उठा के आपके पेपर में आ जाए, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6। तो बताएंगे सर वो हमारा दूसरी पंचवर्षीय योजना में। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर ध्यान दिया गया था? उद्योग पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर ध्यान दिया गया था? कृषि व्यवस्था पर। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग के विकास को प्राथमिकता दी है? मैंने अभी क्वेश्चन नंबर चिल्ला का बताया भाई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अभी मैंने चिल्ला के बताया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और द्वितीय पंचवर्षीय महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पहला पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है मेरे भाई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि होती है हमारा 1961 से 66 के बीच में। योजना आयोग को समाप्त करके कौन सा आयोग का स्थापना किया गया था? तो बताएंगे सर नीति आयोग। कब मेरे भाई? तो बताएंगे सर 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को। भूलना नहीं है भाई, क्या करना है? भूलना नहीं है, एक एक क्वेश्चन का हिसाब लेना भाई अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, नीति आयोग का गठन कब हुआ? अभी मैंने चिल्ला के बताया था मेरे भाई कि हमारा नीति आयोग का जो गठन होती है वो हमारा 1 जनवरी 2015 को होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक अलग आंसर, विश्व में हरित क्रांति का जनक अलग आंसर। हरित क्रांति की शुरुआत कहां पे होती है मेरे भाई? कब से होती है? 1960 के दशक में। तो भारत में सबसे ज्यादा हरित क्रांति का कहां पे सक्रिय रहा? पंजाब में। कौन सा फसल के लिए? गेहूं के लिए। कौन सा फसल के लिए मेरे भाई? गेहूं के लिए। तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और मेरे भाई विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछा जाएगा डॉक्टर बोरलॉग को। क्या पूछा जाएगा मेरे भाई? विश्व में हरित क्रांति का जनक अगर आपसे पूछा जाएगा तो डॉक्टर बोरलॉग को। मैं फिर से कह रहा हूं, इतना डिफिनेशन के साथ मेरे दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूं, सिर्फ क्लास 12 में ही आपका काम नहीं आएगा, बाद में भी मेरे दोस्तों आपका बहुत ही काम आने वाला है, इस चीज को याद रखिएगा। श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किसमें है? तो बताएंगे श्वेत क्रांति का संबंध हमारा दुग्ध उत्पादन से है, याद रखिए मेरे भाई। क्या हो जाएगी सर? दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में किस राज्य में होती है? अब जो हमारा क्वेश्चन 13 पूछा गया, श्वेत क्रांति की शुरुआत अगर भारत के किस राज्य में से होती है? गुजरात में। लेकिन अधिक सक्रिय कहां रहा मेरे भाई? उत्तर प्रदेश में। अधिक सक्रिय कहां रहा? उत्तर प्रदेश में। इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते सर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान
जय किसान का नारा किसने दिया था मेरे दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। भूलना नहीं है भाई, जितना सारा चीज बता रहा हूं सारी चीज को मेरे दोस्तों एक एक करके आपको देखिए, समझिए, और क्वेश्चन कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आए छोड़ना नहीं है भाई। आइए सर, अगला क्वेश्चन है, 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? बताइए मेरे भाई, 5 सूत्री जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम आखिर किसके द्वारा किया गया था? तो हम सभी को पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या मेरे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। और मेरे दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसके साथ किया था? चीन के साथ, जिसे हम लोग पंचशील समझौता के नाम से जानते हैं। और पंचशील समझौता किन दो देशों के बारे में बात किया था? भारत और चीन। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई। क्या मेरे भाई? चाओ एन लाई, याद रखिएगा, चाओ एन लाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर, कि भारत में नई आर्थिक नीति की किस भारतीय प्रधानमंत्री के समय लागू किया जाता है? नई आर्थिक नीति, तो बताएंगे सर नई आर्थिक नीति क्या हो जाएगा मेरे भाई? नरसिंहम राव, याद रखिएगा। क्या होगा मेरे भाई? नरसिंहम राव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा सर? नरसिंहम राव हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला है सर, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी भाई। अच्छा बताइए मेरे भाई, जो क्वेश्चन नंबर 17 है, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया था? जिसमें बताया गया था मेरे भाई 100 दिन का काम मिलेगा। क्या मेरे भाई? 100 दिन का काम मिलेगा और काम से पहले दाम मिलेगा, यानी मनमोहन सिंह के शासनकाल में। ठीक है क्या मेरे दोस्तों? मनमोहन सिंह के शासनकाल में। आइए सर, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है भाई? अगर वर्तमान समय में बात करो मेरे दोस्तों, इसका क्वेश्चन का आंसर पलट जाएगी, याद रखिएगा। वर्तमान समय में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? देखिए दोनों का आंसर अलग है मेरे भाई। हर साल मेरे भाई इसका जो आंसर है वो बदलते रहते, इस चीज को याद रखिएगा। 2024 का अलग है, ठीक है, ओम बिड़ला होगा। क्या मेरे भाई? ओम बिड़ला। अगला क्वेश्चन पे आते सर, जन धन योजना मोदी द्वारा शुरू किया गया था मेरे भाई। जन धन योजना, जिसमें मोदी ने कहा था कि सबके खाते में आएगा 10-10 हजार रुपया। कितना मेरे भाई? 10-10 हजार रुपया आएगा सबके खाते में, याद रखिएगा। तो मोदी ने दिया था मेरे भाई जन धन योजना। तो जन धन योजना की शुरुआत होती है कब मेरे भाई? 2014 को। ठीक है चलिए सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मेक इन इंडिया का नारा किसने दिया था? नरेंद्र मोदी ने, याद रखिएगा। किसने दिया था? मेक इन इंडिया, याद रखिएगा। किसने नारा दिया था? नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। अगला है, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? जब हमारे देश पूरी तरह से आजाद हो गया था, उस समय मेरे दोस्तों देश का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और देश का पहला विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 में। कब आक्रमण किए थे मेरे भाई? 1962 में आक्रमण किए थे। कब किए थे? 1962 में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, शिमला समझौता आखिर कब हुआ है मेरे भाई? तो बताएंगे सर 3 जुलाई, पूरा डेट याद रखिएगा मेरे भाई, 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता होती है। और एक क्वेश्चन आता है मेरे भाई, क्या कि शिमला समझौता किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है हमारा शिमला समझौता। और भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, है ना, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, याद रखिएगा, जुल्फिकार अली भुट्टो। एक क्वेश्चन याद रखिएगा। और मेरे भाई भारत के प्रधानमंत्री थे हमारा इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे कौन? जुल्फिकार अली भुट्टो। इनके बीच में यह समझौता हुआ था 3 जुलाई 1972 को। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ? भारत में पहला जो सफल परमाणु परीक्षण हुई थी वो 1974 में हुआ था, याद रखिएगा। और दूसरी बार कब हुआ था मेरे भाई? 1998 में। कहां पे? राजस्थान के पोखरण जिले में, पोखरण जिले में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर, भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ था? अभी मैंने जस्ट बताया मेरे भाई 1998 में, राजस्थान के पोखरण जिले में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए सर, भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? आखिर कौन सा संधि था जिसमें भारत ने हस्ताक्षर किए थे? पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही हो जाएगी। अगला है सर, परमाणु अपर्सा संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था? वो हमारा भारत। भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो बताएंगे सर, कारगिल युद्ध होता 1999 में। कारगिल का युद्ध कब हुआ था? 1999 में। नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू मेरे दोस्तों उसकी डेथ हो गई,
तो उसके बाद कौन आया? लाल बहादुर शास्त्री। और कुछ ही समय के रहा, फिर चले गए, कुछ ही समय के लिए रहा, फिर वो क्या कर दिए मेरे भाई? चले गए। लाल बहादुर शास्त्री चले जाने के बाद फिर से हमारा आते हैं कौन? इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, लाल बहादुर शास्त्री की शास्त्री का नियम क्या, सॉरी क्या दिया भाई? क्वेश्चन अलग दिया क्या? निधन होगा भाई, सॉरी निधन, 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 नियम नहीं भाई, निधन कब हुआ? तो बताएंगे सर, हमारा 10 जनवरी 1966 को। कब होती है मेरे? लो हो गया था। अच्छा, जय जवान जय किसान का नारा क्या दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसने कहा था मेरे भाई? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसने कहा था मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर, वो था हमारा कौन? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। किसने दिया था मेरे भाई? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। एक सेकंड, क्या हो गया भाई? ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने दिया था? हमारा, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कौन दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। याद रखिएगा, दिल्ली चलो का नारा कौन दिया था? कमेंट कीजिएगा भाई। ठीक है, आइए सर, अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा देने वाला कौन था मेरे भाई? अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा देने वाला कौन था मेरे दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर, स्वतंत्र भारत के, सॉरी स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? काय सबीर, कहाँ है? एयरफोन टा खाली हो, ब्लूटूथ एयरफोन टा खाली हो। हाँ কি গেলা ले, তারপরে নাটক করে सुनाए तो, हाँ तो ले आओ उठाए, तुरंत लेकर नहीं फिर। स्वतंत्र भारत के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम, अरे यार क्या बात, सुनाई दे रहा ना? सुनाई पड़ रहा ना जी? सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? एक बार कमेंट कीजिएगा तो सारे स्टूडेंट्स। क्या और इतना डिस्टर्ब क्यों हो रहा है भाई? कभी कैमरा बंद हो रहा है। सुनाई दे रहा है सर जी? सबसे पहला वाला आंसर गलत बताएं। क्या क्या हुआ? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? गलत बताएं नंदिनी, बताइए तो, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बताइए आप लोग। अरे मैं कमेंट देख रहा हूं, बताइए आप लोग, बताइए जल्दी से। अरे ऑप्शन बताइए एक नंबर का, बताइएगा कुछ हो, बताइए। सर जी पहला वाला तो यही है, और क्या है? बाकी आप क्वेश्चन आप कॉपी में लिख कर रखिए, जब मैं कमेंट खोलूंगा उस समय आप बता दीजिएगा, ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन बताया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। फिर मैंने बताया था स्वतंत्र भारत के बाद, सॉरी मेरे भाई, यानी हमारे इंदिरा गांधी होगा, सॉरी भाई, ये हमारा सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट कब होगा? जब हमारा स्वतंत्रता हट जाएगी। सॉरी, क्षमा चाहता हूं मेरे भाई, ठीक है, क्षमा चाहता हूं भाई। चलिए सर अगला बताइए तो, अब आप लोग बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, बताइए तो। चलिए सर, कामराज योजना, कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? आप लोग पता होगा मेरे दोस्तों कि कामराज योजना के बारे में, जो मैंने चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को कामराज योजना के बारे में बता किया था, तो कामराज योजना हमारा 1963 में होती है। कब होती है मेरे भाई? 1963 को होती है, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तब उन्होंने किसके सदस्य लिया था? जब इंदिरा गांधी मेरे दोस्तों, जब भी प्रधानमंत्री कोई बनते हैं ना, वो सदस्य होता है किसका? लोकसभा का। लेकिन इंदिरा गांधी मेरे दोस्तों किसका सदस्य थी? और राज्यसभा का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 1971 में बने ग्रैंड अलायंस का उद्देश्य क्या है भाई? 1971 में बने ग्रैंड अलायंस का जो उद्देश्य था, उनका मानने पूछा गया है, तो बताएंगे सर इंदिरा हटाओ। ग्रैंड अलायंस का कहना था क्या मेरे भाई? इंदिरा हटाओ। और इसी समय मेरे दोस्तों इसके ठीक 3-4 साल के बाद लग गया था क्या? आपातकाल। क्या लग गया था मेरे दोस्तों? देश में लग गया था आपातकाल। कौन स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ था? स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, बीबी गिरी। कौन था मेरे भाई? बीबी गिरी, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर आपकी स्क्रीन पे, छोड़ना है भाई, एक एक क्वेश्चन का हिसाब लेना है मेरे दोस्त, क्योंकि दोबारा फिर हम लोग एग्जाम नहीं देंगे, है ना, दोबारा फिर हम लोग कभी भी एग्जाम नहीं देंगे।
कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुई थी? अब यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन के बाद पूछा गया मेरे भाई, तो बताएंगे सर कांग्रेस के विभाजन 1969 को हमारा कांग्रेस का पूरी तरह से विभाजन हो जाती है। कांग्रेस का विभाजन कब हो जाता है मेरे भाई? 1969 को पूरी तरह से विभाजन हो जाती है। 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जब कांग्रेस का पूरी तरह से 1969 में विभाजन हो जाती है तो मेरे दोस्तों उसका अध्यक्ष कौन था? तो बताएंगे सर उस समय था निर्जल गप्पा, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चन मेरे दोस्त आप लोगों का प्री बोर्ड का भी एग्जाम हुई थी ना कुछ दिन पहले, वहां पे मेरे भाई ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, याद रखिएगा। के कामराज होगा भाई, ये के कामराज होगा। एक बार आंसर बताइए तो आप लोग सारा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए, आंसर बताइए भाई एक बार। क्वेश्चन डाउट लग रहा है मेरे दोस्त। अरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों भाई? क्वेश्चन का जो पूछ रहा हूं आंसर बताइए ना। 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चन मैंने पूछा, बताइए इसका आंसर। सही था भाई, निर्जल गप्पा। सही तो क्या होगी मेरे भाई? निर्जल गप्पा। चलिए आप लोगों को देख रहा था भाई कौन स्टूडेंट्स हैं जो अपना आंसर को पलट दे रहे थे भाई। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि देशी रियासतों राजाओं को दिया जाने वाला प्रीवी पर्स कब समाप्त कर दिया गया? प्रीवी पर्स को मेरे भाई हम लोग समाप्त करते हैं कब? 1971 में हम लोग प्रीवी पर्स को पूरी तरह से क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है सर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होती है? 14 बैंकों का जो हमारा राष्ट्रीयकरण है आखिर कब होता है? ये आपसे पूछा गया मेरे भाई। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 को हमारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर 1971 के चुनाव में कांग्रेस का नारा क्या था? बताइए 1971 के चुनाव में कांग्रेस का नारा क्या था? तो कांग्रेस सिर्फ एक ही नारा दे रहे थे मेरे दोस्तों, क्या पता है? वो नारा था हमारा गरीबी हटाओ। क्या था? गरीबी हटाओ, तब हमारे देश आगे बढ़ सकती है। अगला है सर गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न पे आते हैं सर किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का कार्यक्रम प्राथमिकता दी गई है? मेरे भाई एक स्टूडेंट्स कह रहे थे सर कि आप इतना स्पीड क्यों बता रहे? मेरे दोस्त स्पीड नहीं है, अगर रियलिटी में अगर मैं देखूंगा ना तो ये स्पीड नहीं है। अब एग्जाम है हमारा कल, और अगर फास्ट ना पढ़े तो फिर वही काम हो जाएगा ना, वही बात हो जाएगा पूरे साल भर में, है ना भाई? डोंट वरी। चलिए तो आपसे क्वेश्चन 14 पूछा गया मेरे भाई, क्वेश्चन 14, ठीक है। तो बताएंगे सर ये हमारा गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था और 1974 से 1979 के बीच में होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सा है? 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना है। इसके बाद एक भी और पंचवर्षीय योजना नहीं हुई है, इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन कब हुआ है मेरे भाई? तो 2012 से लेकर 2017 तक, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री बनी? बताइए मेरे भाई कौन सी नेता जो है श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में उप प्रधानमंत्री बने थे? मोरारजी देसाई। मर गया देसाई जो मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था मेरे दोस्तों? जयप्रकाश नारायण ने दिया था हमारा संपूर्ण क्रांति की नारा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर कि देश में आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के कारण आपातकाल की घोषणा कब किया गया था? तो देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपातकाल की जो घोषणा थी मेरे दोस्तों वो आखिर आपसे पूछा जाएगा कि कब किया गया है? तो बताएंगे सर याद रखिएगा ये किया गया था 1975 में। कब किए गए थे मेरे भाई? 1975 के समय किया गया था। कब किया गया था? 1975 हमारा राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 1975 में जब देश के आपातकाल लागू किया गया था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे भाई? तो फखरुद्दीन आली अहमद और जाकिर हुसैन, सॉरी फखरुद्दीन आली अहमद इसका आंसर होगा। फखरुद्दीन आली अहमद और जाकिर हुसैन हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे जिसकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि भारत में आपातकाल के दौरान कौन सा संवैधानिक संशोधन पारित हुआ था? आपातकाल के दौरान मेरे दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम लोग लघु संविधान संशोधन कहते हैं और ये 1976 में होता है।
44वें संविधान संशोधन होता है 1978 को। पर आपसे यहाँ पे कुछ और पूछा गया मेरे दोस्तों, पूछा गया है कि भारत में आपातकाल के दौरान कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था। ये हमारे डेट के करीब है भाई, तो ये हमारा 42वां होगा। लॉजिक लगाएंगे फिर भी हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं आसानी से, लॉजिक लगा करके भी पहुंच सकते हैं। अगला, संविधान में 42, अभी मैंने जस्ट बताया। अगला बताइए, किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान संज्ञा दी गई है? किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है? तो बताएंगे सर 42वें संविधान संशोधन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर, जनता पार्टी का गठन कब होती है? तो जनता पार्टी का गठन होता है मेरे दोस्तों, क्या बताएंगे सर? 1977 में, 1 मई 1977 को हमारा जनता पार्टी की पूरी तरह से गठन होती है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर कि 1977 के लोकसभा चुनाव में किस दल को अधिकतर वोट मिला था? तो बताएंगे सर जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिली थी। किसको मेरे भाई? जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 1977 के जनता पार्टी के समय प्रधानमंत्री कौन बना? तो बताएंगे सर मोरारजी देसाई। कौन बना मेरे भाई? मोरारजी देसाई। याद रखिएगा, कौन बना मेरे भाई? मोरारजी देसाई। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है भाई? खतरनाक क्वेश्चन 25। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जो इंदिरा गांधी के शासनकाल में आई थी। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, आपातकाल की ज्यादतियों की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? जब 1975 में देश में आपातकाल लागू हो रही थी, उस समय ये एक आयोग का गठन किया जाए कि आखिर देश में आपातकाल की स्थिति क्यों लागू किया जा रहा है। तो मेरे दोस्तों उस आयोग का नाम था शाह आयोग। याद रखिएगा, क्या मेरे भाई? उस आयोग का नाम था हमारा क्या? शाह आयोग। पंजाब समस्या के समाधान के लिए राजीव गांधी ने किसके साथ समझौता किया था? तो बताएंगे सर राजीव गांधी ने जो समझौते किए थे वो हमारा था हरचंद्र सिंह लोगावाला। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, अमृतसर मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। आखिर ऑपरेशन ब्लू स्टार कब होती है मेरे भाई? 1984 को। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब होती है मेरे भाई? 1984 को हमारा होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस चीज को याद रखेगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेशनल कांग्रेस पार्टी का राज्य में से सक्रिय? अभी मैंने जस्ट बताया नेशनल कांग्रेस पार्टी हमारा जम्मू कश्मीर में से सक्रिय है। कहा मेरे भाई? जम्मू कश्मीर से क्या है मेरे शेर सक्रिय। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं। सन 1986 में नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में किस पार्टी से चुनाव गठबंधन किया था? क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया मेरे भाई, तो 30 का आंसर हो जाएगा कौन? अकाली दल। क्या होगा मेरे भाई? अकाली दल हमारा राइट आंसर हो जाएगी। एक बार मेरे दोस्तों मैं 2-3 बात कर लेता भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, नहीं भाई ये क्वेश्चन का आंसर लग रहा है मुझे गलत बता दिया। क्या 30 का आंसर लग रहा है गलत बता दिया, या कांग्रेस पार्टी होगा भाई? कांग्रेस पार्टी होगा, फिर से एक बार सत्ता में आया था। अगला बात है, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में से कौन सा राज्य में शामिल नहीं है? 7 को बहन है मेरे भाई, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, है ना ये, लेकिन हमारा पंजाब और उत्तराखंड नहीं है। पंजाब और हमारा क्या नहीं है मेरे भाई? उत्तराखंड नहीं है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, गोरखालैंड नामक अलग राज्य की मांग किस देश की गई है? मतलब कौन सा राज्य गोरखालैंड का अलग सा राज्य की मांग कर रहा था? बताइए। गोरखा, एक्चुअली क्वेश्चन मैं लाया हूं लेकिन आपके पेपर में नहीं पूछी जाएगी, इसके लिए छोड़ दीजिए इसको। देश में भाषा के आधार पर निम्न में से कौन सा राज्य का गठन की गई थी? आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषा 1953 में। तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना किसको काटकर बनाया गया था? बताइए, देखता हूं। तेलंगाना किसको काट कर बनाया गया था? बताइए एक बार, आप लोगों से बातें कर लेता भाई 2 मिनट। चलिए आप लोग 2 मिनट बात कर लेता भाई, फिर क्लास शुरू कर दूंगा। बताइए आप लोग आंसर देके बताइए। आंध्र प्रदेश, वेरी गुड। आंध्र प्रदेश, वेरी गुड। जिसने भी आंध्र प्रदेश बताया सही है। 2 मिनट बात कर लेता, बताइए आप लोग। 2 मिनट बात कर देता आप लोगों से। पहले आप लोग ये बताइए मेरे दोस्त कि आप लोगों को मजा आया या नहीं। मैं कमेंट देख रहा, आप लोग कमेंट करते रहिएगा। आप लोग कमेंट करते जाइए, मैं सारा चीज देख रहा हूं। नायन, आलोक, कलिका कुमारी, सानिया, बताइए समझ में आ गया? सब्जेक्टिव कर, सरफराज बोल रहा था सब्जेक्टिव, खपा गया सब्जी, सब पागल हो गया सब्जेक्टिव करके। चलिए भाई आप लोगों को सब्जेक्टिव भी लेकर आ रहा हूं। बताइए तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाँ यूट्यूब में डाल दूंगा। पहला क्वेश्चन का बताइए, बर्लिन की दीवार किसने गिराया था? चलिए सब्जेक्टिव का टेंशन ही खत्म कर देता भाई।
बताइए सर। यूट्यूब में डाल दूंगा भाई, समय मिलेगा तो डाल दूंगा नंदिनी कुमारी। अभी टाइम नहीं है, अभी क्लास हो रही है, क्लास में टाइम दीजिए। प्रिया का ठीक है बेटा, मुन्ना कुमार दास डाल दूंगा भाई। नयन कुमार, नयन रो भी रहा है। कुछ भी नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पूरे 365 दिन क्या कर रहे थे आप लोग? पूरे 365 दिन क्या कर रहे थे आप लोग, बताइए। हाँ, याद रखिएगा, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी, कौन बताएगा? बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी, कौन बताएगा? बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी, कौन बताएगा? प्रिया नहीं, नहीं प्रिया, आपको मैं क्यों ब्लॉक करूं? सचिन कुमार, वेरी गुड। करण सिन्हा, करण सिंह, करण सिंह, करण सिंह 1961, वेरी गुड, वेरी गुड 1961। तमन्ना परवीन, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए सर, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था, बताइए। अभी क्लास छोड़कर जाना नहीं, अभी सारा क्वेश्चन को पूरा धुआं धुआं करने वाले हम लोग, बाकी जिनको पता नहीं। नंदिनी कुमारी बोरा से 365 दिन क्या कर रहे थे, गलत काम। भगवान ने, अरे दुनिया में एक चीज याद रखिएगा, जब हम 1 सेकंड खोए हुए समय को वापस नहीं ला सकते हैं, तो मेरे दोस्तों हम अपने 1 सेकंड को बर्बाद क्यों करें? हम 1 सेकंड समय को, खोया हुआ समय को हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं, तो फिर हम लोग टाइम वेस्ट क्यों करें, है ना? जिंदगी में हर एक वो चीज कीजिए, मजा भी है, सब कुछ कीजिए, लेकिन कभी ये चीज सोचिए जीवन में कि क्या जो हमारे समय बीत गया है, क्या वो समय को मैं वापस ला पाऊंगा? अगर हाँ वापस आ सकती है तो ऐसो आराम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समय वापस ना आए तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, उस समय को बर्बाद ना करें, याद रखिएगा। क्यों कहा जाता है इंपॉर्टेंट ऑफ टाइम, क्यों कहा जाता है मेरे दोस्त? आज हमें एहसास हो रहा ना, काश 1 महीना और मिल जाते तो इतना सुंदर से पढ़ाई करते, इतना सुंदर से पढ़ाई करते कि मैं क्या बताऊं। अगर 1 महीना और मुझे मिल जाता तो इतना सुंदर से मैं पढ़ाई करता, इतना सुंदर से कि मैं टॉप कर जाते। लेकिन आप सोचिए, पूरे 11 महीना आप लोगों ने बिताया, कहां पे समय गवाए। खैर मुद्दे पाइए सर, जहां भी गवाए, बस मैं यही कहूंगा कि सेमेस्टर में जब भी जाएं, डोंट वरी, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है सेमेस्टर के लिए भी, मैं आपके साथ खड़ा हूं भाई। याद रखिएगा क्या करना है। कहां भी है कलम, कहां रखा भाई? देखिए अब देखिएगा, तो बर्लिन की दीवार को खड़ा किया गया था, क्या हो रहा भाई? बर्लिन की दीवार को खड़ा किया था 1961 में, और बर्लिन की दीवार को मेरे दोस्तों तोड़ दिया था 1989 में, ठीक है। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे मेरे दोस्तों, वो कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति मेरे तो मिखाइल गोर्बाचेव। ग्लासनोस्त का अर्थ क्या है? ग्लासनोस्त का अर्थ होता है खुलापन लाना। ग्लासनोस्त का अर्थ होती है क्या? खुलापन लाना। ग्लासनोस्ट का अर्थ होता है खुलापन लाना, खुले बाजार में जाकर अपने सामान को अलग अलग बाजार में जाकर बेचना। अलग अलग लोग, दुनिया के अलग अलग देश के लोग हमारे देश में आकर स्वतंत्र रूप से अपने सामान को बेच सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है, याद रखिएगा। तो इस प्रक्रिया के तहत सोवियत संघ की व्यवस्था में खुलापन की स्थिति, खुलेपन की नीति अपनाई गई। ये खुलापन की स्थिति ग्लासनोस्ट किसने अपनाया था? सबसे पहले रूस ने अपनाया था। क्यों मेरे भाई पता है? जब 1991 में हमारा सोवियत संघ का विघटन हो गया था, उस समय दुनिया के सारे देश सिर्फ 2 ही पक्ष की ओर जा रहे थे, एक हमारा रूस की ओर और एक हमारा जा रहा था किसके पक्ष की ओर सर? एक हमारा अमेरिका की ओर। अमेरिका पैसा देकर लालच दे रहे थे, और हमारे रूस ने यह ग्लासनोस्ट की नीति अपनाई और कहा कि हमारे देश खुला है, आप आइए हमारे साथ व्यापार कीजिए, इससे आपका भी देश का व्यापार मजबूत होगी और हमारे देश का भी व्यापार क्या होगा? मजबूत होगा। हमारे देश का भी व्यापार क्या होगा मेरे दोस्तों? मजबूत होगी। तब जाकर मेरे दोस्तों ये किया गया था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध आप सभी को पता है 1914 से 1918, और द्वितीय विश्व युद्ध हमारा 1939 से 1945 के बीच में होती है। शीत युद्ध की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही शुरू किया जाता है। G7 क्या, ये आपके सिलेबस में नहीं है। इराक ने कुवैत पर कब आक्रमण कब किया और उस समय इराक का राष्ट्रपति कौन था? याद रखिएगा, इराक ने जो आक्रमण किया था मेरे दोस्तों, वो हमारा 1990 का दशक था, और इराक ने कुवैत पर जो आक्रमण किया था, उस आक्रमण का जो नाम था मेरे दोस्तों, प्रथम खाड़ी युद्ध, वीडियो गेमर युद्ध, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, कंप्यूटर युद्ध, चार नाम से हम लोग जानते हैं, जो इराक ने अवैध रूप से, हमारे इराक ने कुवैत पर जब अवैध रूप से कब्जा किया था। अब आइए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं भाई। 1990 में हुआ था, सद्दाम हुसैन उस समय राष्ट्रपति थे।
प्रथम खाड़ी युद्ध को वीडियो गेमर क्यों कहा जाता था? तो प्रथम खाड़ी युद्ध को वीडियो गेमर इसलिए कहा जाता था क्योंकि टेलीविजन पर व्यापक कवरेज भी दुनिया के सभी देशों को दिखाया जा रहा था मेरे भाई। दुनिया के सभी देशों को यह दिखाया जा रहा था कि देखो इराक ने अवैध रूप से कैसे कब्जा करके रखा है कुवैत पर, और कैसे अमेरिका जाकर 6,66,000 सैनिक के साथ कैसे नष्ट नाबूद कर दिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नाटो का गठन कब हुआ और उसका सदस्य के नाम से जाने जाते हैं? नाटो का पूरा नाम, सॉरी, नाटो का जो पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिए मेरे भाई, नाटो क्या नाम था मेरे भाई? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। एक बात और याद रखिएगा कि हमारा नाटो है मेरे भाई, इसमें जो सदस्य थे वो हमारा कौन हो जाएगा? अफ्रीका। सॉरी भाई, गठन पूछा गया 4 अप्रैल 1949। नाटो का विरोध किसने किया था मेरे भाई? फ्रांस ने। याद रखें, किसने? फ्रांस ने। प्रथम खाड़ी युद्ध को किन किन नामों से जाना जाता है? स्मार्ट बॉम्ब का प्रयोग, कंप्यूटर, वीडियो गेमर, प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। नाटो का पूरा नाम क्या है? मैंने अभी जस्ट बताया। नाटो का मुख्यालय पूछा जाएगा तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी मेरे भाई क्या बताना है? ब्रुसेल्स में। याद रखिएगा, बेल्जियम की राजधानी क्या बताना है मेरे दोस्तों? ब्रुसेल्स में। जब मैं खड़ा होकर पढ़ा सकता हूँ, चिल्ला के पढ़ा सकता हूँ, तो आप बैठकर पढ़ भी सकते हैं ना भाई। चलिए, मजा आ गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। हाँ, नाटो के बारे में बात किया भाई। देखिए, आसियान का 4 उद्देश्य क्या था? अपने क्षेत्र में आर्थिक सांस्कृतिक, आसियान का स्थापना कब होती है? 1967 का आसियान की स्थापना होती है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहां है? जाकार्ता में, ठीक है। तो अपने इसका क्या उद्देश्य था आसियान का? तो बताएं, अपने क्षेत्र में आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। अपने क्षेत्र में अपने सहयोगी देश को क्या करना है? बढ़ावा देना भाई, ठीक है। अब आइए सर, दूसरा पॉइंट था अपने क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा स्थापित करना। अब जो भी इस देश के अंदर में शामिल थे, जो देश इस देश के अंदर में शामिल थे, इस संगठन के शामिल थे, उन सारे देशों के अंदर में ये कहा गया कि हम लोग शांति और सुरक्षा स्थापित करेंगे। किसी भी देश में किसी भी प्रकार का कोई भी आक्रमण होगा तो हम लोग मिलजुल कर उसको सुरक्षा बनाएंगे और शांति तरीके से सह अस्तित्व करके वहां के बारे में ये जानेंगे कि अगर ये हमला क्यों हुआ, किस कारण से हुई है, इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। तीसरा पॉइंट में था सर साझा, पार्टनरशिप। साझा का मतलब होता है मेरे दोस्तों क्या? पार्टनरशिप। यानी मेरे भाई अगर पार्टनरशिप में कोई भी काम करेंगे तो वो काफी ज्यादा विकास की ओर जाते हैं, याद रखिएगा। तो साझे हितों के मामले में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना, समान उद्देश्य वाले अन्य क्षेत्रों एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों से संबंधित स्थापित करना। और समान उद्देश्य, जो उद्देश्य होगी एक देश का, वही उद्देश्य दुनिया के सारे देशों के साथ होनी चाहिए जो इस आसियान के सदस्य में शामिल है। जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, ये सब शामिल है हमारा कहां पे? तो बताएंगे सर आसियान में। अगला है सर, आसियान की स्थापना कब हुई और इसके कितने सदस्य देश है? तो देखिए, आसियान की जब स्थापना होती है वो 8 अगस्त 1967 को होती है। और जब आसियान का गठन हुआ था उस समय कितना देश था? ओनली फॉर 5। सुनिए, पहले वर्तमान में कितना था? 5। अभी वर्तमान में, अभी सॉरी, पहले कितना था देश? 5। अभी कितना है सर? 10। आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो बताएंगे सर 8 अगस्त 1967 को हुई थी। और मेरे भाई इसमें कितने सदस्य शामिल थे? तो बताएंगे सर 5। वर्तमान समय में कौन है? तो बताएंगे 10। क्या क्या था? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर। ये 5 देश पहले शामिल था। और मेरे दोस्तों ये 10 देश अभी वर्तमान समय में शामिल हो गए। इस चीज को याद रखिएगा। अगला है सर, याद रखिएगा, अगला पूछा गया मेरे दोस्तों क्या कि चीन ने खुले द्वार की नीति कब चलाई? सबसे पहले तो आप लोग याद रखिए, खुले द्वार की नीति किसने अपनाया था? चीन ने। सबसे पहले ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि खुले द्वार की नीति किसने अपनाया था? चीन ने। लेकिन मेरे दोस्तों चीन ने आखिर चलाया था तो कब? तो बताएंगे सर दिसंबर 1978 ईस्वी में देंग श्याओपिंग के द्वारा। नाम याद रखिएगा, कभी कभी नाम पूछ लिया जाता है। देंग श्याओपिंग ने खुले द्वार की नीति चलाई। इसके कारण चीन अद्भुत प्रगति किए। ये खुले द्वार की नीति के कारण मेरे दोस्तों दुनिया में इतने चर्चित हो गए थे, हमारा चीन इतना विकास करने लगे, अद्भुत, लोगों ने सोच नहीं पाया था कि आखिर इतना विकास होगी। और